सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे वन शॉट वीडियो। वन शॉट आप थंबनेल देख रहे होंगे पीछे, वन शॉट वीडियो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आए उसको आप आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएँ और आपको नंबर पूरा पूरा मिले। ठीक है, तो समय को ज़्यादा न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इंपॉर्टेंट क्लास है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट में। ठीक है, तो वन शॉट में हम कैसे कर पाएंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसके कुछ कंसेप्ट। इसके जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी रूल है, कैसे बनते हैं, जो नियम है, उसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे समझेंगे। एग्जाम्पल को समझने से पहले पहले चलते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हुए। जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी बिंदु को अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है कि जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे, हमेशा पैसिव वॉइस में याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये हमेशा हमको याद रखना है। ठीक है, पैसिव वॉइस हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ये हमारा क्या है, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो दूसरा हमारा बिंदु होता है, ये क्या होता है हमारा, एक्टिव से जाते हुए किसमें, पैसिव वॉइस में। एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ये क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ये इतनी सिंपल सी बात हमको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, अगर हम पॉइंट की बात कर ले, नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है ये, कि जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा होता है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी आपको समझा दे रहे हैं। पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा होगा उसी प्रकार से पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस होगा, उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए, आप देख सकते हैं, जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस का वाक्य यानी सेंटेंस होगा उसी प्रकार का पैसिव वॉइस का भी वाक्य हमारा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी एक्टिव वॉइस जो है हमारा सिंपल सेंटेंस आ गया, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस हमारा आ गया सिंपल नहीं असर्टिव सेंटेंस आ गया, तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस ही होगा। तो क्या होगा, पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस का ही होगा। यदि एक्टिव है ये भी क्या होगा, पैसिव भी क्या होगा, असर्टिव होगा। यदि एक्टिव वॉइस हमारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। यदि एक्टिव वॉइस हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब से आ गया, यस या नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, एक होता है यस या नो वाला, एक होता है डब्ल्यूएच वाला। तो अगर यस या नो वाला हेल्पिंग वर्ब से आ गया तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस हमारा क्वेश्चन वर्ड से आ गया तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जिस प्रकार हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, अगर सिंपल है सेंटेंस तो सिंपल होगा, नेगेटिव है नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव। दो होते हैं, एक होता है हमारा यस या नो क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दे पाते हैं, जैसे डू यू नो मी, डू यू स्टडी या फिर आर यू स्टडिंग, ऐसे जो भी होता है हमारा इसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। ठीक है, जैसे डू यू नो मी, आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो यस या नो बोल सकते हैं। तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, यस या नो बोल सकते हैं। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से इन सभी का आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। तो जिसका आंसर यस या नो में दे पाते हैं वो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो जिस प्रकार से अगर ये एक्टिव वॉइस का है तो उसी प्रकार से पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है। तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से दे सकते हैं। फिर से क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमेशा याद रखना है हमको। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते वक्त जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे बाई लगता है, उसको और अच्छे समझेंगे हम। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और ये हमारा सेंटेंस इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हमारा अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल होगा। लेकिन ये जो बिंदु है ना, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें देखोगे कि जो इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है डायरेक्ट में जाते हुए क्या होता है, वो सिंपल हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। ठीक है, यदि आप पढ़ेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे, वन शॉट बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, ये हो गया। देख लेते हैं जो हमारे टेंस होते हैं वो कौन से टेंस बनते हैं या फिर उनका चेंज किस प्रकार से होता है। ठीक है,
तो जनरली अगर आपको ऐसे बताएं तो 12 कुल टेंस होते हैं, चार चार प्रेजेंट के होते हैं और 4 पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों जो है तीनों ही टेंस में आते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में और फ्यूचर में भी। तो इन तीनों को मिलाकर होता है कितना हमारा 12 टेंस होता है। तो वैसे सामान्यतः कितने का बनता है, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है हमारा, ठीक है। वैसे बनाने के लिए जो हमारा ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। जैसे जो इसमें हेल्प बनती है हैज़ बीन, ठीक है, और क्या आता है हैव बीन, इसका भी पैसिव वॉइस बनता है, इसका भी बन जाता है पैसिव वॉइस, लेकिन सामान्यतः इसका कभी भी आता नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम तैयारी करेंगे तो उसमें ये बनता है, उसको बना सकते हैं आप इस प्रकार से, हैज़ बीन फिर बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बन जाता है, इसमें क्या आता है हैड बीन आता है, क्या आता है उसमें हैड बीन आता है, इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसी में बनता है हैड बीन प्लस क्या लगाते हैं बीइंग लगाते हैं, BEING प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से ये भी बनता है, ये दोनों ये भी बनता है। इसी प्रकार से क्या लगाते हैं हम बीइंग लगाते हैं प्लस क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इन दोनों को हमको पढ़ना है नहीं, ठीक है। बाकी हमको सिर्फ पढ़ना है 8 टेंस का। कौन कौन से वो टेंस है पहले उसको हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ पे चार्ट बना दे रहा हूँ अच्छे से, देखो इसको समझाने के लिए, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे चार्ट बना दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट बना दिए हैं। ये क्या हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। इधर क्या है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और किसका किसका नहीं बनता है तो यहाँ पे देखिए कट कर दिए। ये जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसका नहीं बनता है, और किसका नहीं बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। वैसे मैं पहले बता दिया हूँ इन दोनों का भी बनता है, ठीक है। इसके लिए बनाना चाहिए, इसका भी बनता है, लेकिन हमसे क्या एग्जाम में सिर्फ पूछता है 8 टेंस का ही, तो हमको सिर्फ 8 टेंस पढ़ने अच्छे से। देखिए बहुत ही आसानी से हम समझ लेंगे और कम समय में अच्छे समझ लेंगे जो ये हमारा टेंस है पूरा, इसका हम कैसे कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंस हमारा चेंज किस में होता है। अगर मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, या फिर पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर आ गया, या फिर जिसका इसका बन रहा है, उन सभी का अगर टेंस अगर सेंटेंस हमारा आ गया तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल सी एक बात सिर्फ ये याद रखनी है कि यहाँ पे ऊपर देखें कि हमारा तीनों इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तीनों परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों क्या है परफेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ ये 3 इंडेफिनिट प्लस ये 3 क्या है परफेक्ट है, मिलाकर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। 3 इंडेफिनिट प्लस क्या हो गया 3 परफेक्ट हो गया। तो कब बस आपको एक लाइन ये याद रखना है, एकदम सिंपल सा लाइन आपको याद रखना है कि मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते वक्त, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते वक्त, तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा ना, पहली लाइन होगी ना, वो क्या होगा 3 इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए ध्यान से 3 इंडेफिनिट प्लस अगर हम बात करें 3 परफेक्ट की, ठीक है। 3 इंडेफिनिट प्लस 3 क्या होगा परफेक्ट। इन तीनों का अगर कभी भी सेंटेंस आएगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हम जाकर क्या बनाएंगे, इनके नीचे आकर के हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एक कदम नीचे ऐसे हम बोल सकते हैं, अगर 3 इंडेफिनिट आया और 3 परफेक्ट आया तो 6 टेंस का जो है 6 टेंस का एक कदम नीचे आकर के हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, मजाक नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। 3 इंडेफिनिट प्लस 3 परफेक्ट, पहला वाला हमारा पॉइंट क्या है, जब कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे 3 इंडेफिनिट प्लस 3 परफेक्ट का एक कदम नीचे आना है, उसी के नीचे। ये तो पहले आप एक बात ये पहले ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट टेंस का अगर है तो वो प्रेजेंट में ही बनेगा। ऐसा नहीं कि जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है पूरा का पूरा प्रेजेंट पास्ट में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है। लेकिन एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही बनेगा, ठीक है। तो 3 इंडेफिनिट जो है 3 परफेक्ट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से आया है तो नीचे आएगा उसके, तो क्या मिलेगा हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस मिलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया है उसके नीचे आएगा क्या मिलेगा हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मिलेगा। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट है, इसके नीचे आएंगे क्या मिलेगा पास्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट परफेक्ट का बनाना है इसके नीचे क्या मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मिलेगा। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट नीचे आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट का आया इसके नीचे आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिखे हैं कि 3 इंडेफिनिट प्लस 3 परफेक्ट का एक कदम नीचे, एक कदम नीचे मतलब क्या करना है करके हेल्पिंग वर्ब लगाना है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे हेल्पिंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, दो हमारा टेंस और बचता है, दो क्या हमारा, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस बचता है और एक क्या बचता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस बचता है। तो इन दो टेंसों का क्या होता है, हमारा दो टेंस का उसी में रहता है, ठीक है। दो टेंस का इसमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आया है तो ना तो ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, इसी में रहेगा ये, ठीक है।
तो दो टेंस का उसी में रहता है, हेल्पिंग लगाते हैं उसी में करके। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज, प्लूरल होता है आर, आई हुआ था एम। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस का भी उसी में रहता है। प्लस ऐड क्या करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं, BEING ऐड करते हैं और क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस हमेशा क्या रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस दो लाइन से आपका पूरा जो टेंस है वो समाप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से। लेकिन इसको करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है कि आपको पूरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये जो सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। अगर हमको ये नहीं पता है कि इज आर किस में आता है, वॉज वर्ब किस में आता है, डिड किस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू डज किस में आता है, या हमको यही नहीं पता है कि कौन से टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम उसको फिर कैसे आएंगे, एक कदम नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, फिर हमको भी नहीं पता है। ठीक है, तो अभी जो हम यहाँ पे पूरा लिखे हैं इसको भी एक एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, मानते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, उम्मीद है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक सेंटेंस हो गया। इसको हम चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस का ये हमारा क्या सेंटेंस है। अच्छा, कैसे हम पहचानेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, राइट्स है, ही राइट्स लेटर। कैसे हम पहचानते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है ना, उसमें जो वर्ब यानी जो क्रिया होता है उसको करने वाला यहाँ पे होता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला यहाँ पे होता है, हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस पहचानना बहुत ही आसान है। देखिए, जब कभी बी का फॉर्म आपको पता होगा, बी का फॉर्म क्या होता है, बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब जो जितने भी हैं, इनके बाद अगर कभी भी हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर आया, सॉरी, अगर बी के फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आया है, तो ये क्या हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। पैसिव वॉइस पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, अगर इनके बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो वो कौन सा हमारा होगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस यहाँ पहचान लिए। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, अब हम यहाँ से फॉलो करते हैं पहला वाला हमारा पॉइंट क्या था, पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव से सब्जेक्ट, अब यहाँ से देख लेते हैं पहले एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा है वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। इस वर्ब को जो भी कर रहा है वो क्या हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ये करने वाला डूअर है, ये क्या है, ही। राइट कौन कर रहा है, ही कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई के साथ। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि हमेशा बाई ही आएगा। ठीक है, वो अलग अलग वर्ड होते हैं जिनके क्या कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो पहले अभी तो इतना जानेंगे कि बाई आएगा। तो ही को हम पहले वहाँ पे किस पे जाते हैं, लास्ट में जाते हैं। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इसको बनाते हैं सब्जेक्ट और लेटर, क्या लिखेंगे, और लेटर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या था हमारा, 3 इंडेफिनिट प्लस 3 परफेक्ट। एक कदम नीचे आना है सर, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसके नीचे आएंगे क्या मिलेगा हमको, इज, एम, आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, और लेटर, एक लेटर है, एक वचन है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इज लगाएंगे। ठीक है, और लेटर इज। उसके बाद फिर क्या करना है, वर्ब की लगानी हमको थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बोला है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, क्या हो जाएगी, रिटन। ठीक है, ही को चेंज करना है, ही को चेंज करें किसमें, हम बाई हिम में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई हिम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, बाई हिम। ही राइट्स अ लेटर का एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस हमारा पैसिव हो जाएगा, और लेटर इज रिटन बाई हिम। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट का काम भी करता है। लेकिन पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट बनता है सिर्फ वो सब्जेक्ट नाम का होता है, लेकिन उसका काम कुछ होता नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ, ये जो हमारा लेटर है ये क्या है, ये खुद लिखा जाएगा, लेटर जो खुद अपने आप लिख जाएगा, ऐसा है नहीं ना, लेटर को कोई लिखेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे आ तो गया है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये जो वर्ब है इसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। और लेटर इस यानी कि लेटर खुद नहीं लिखा जाएगा, लेटर को कोई लिखेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं जो हम यहाँ पे लिखे थे। अभी इसको मिटा करके और आपको समझाते हैं अच्छे से, एक आध एग्जाम्पल और लेकर के जाएगा। ही हैज़ डन हिज वर्क, ये हमारा एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, किस टेंस का सेंटेंस है। आप देखेंगे यहाँ पे हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, किस में आती है, परफेक्ट में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो उसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी होती है, उसको हमको नहीं दिखना है, सिर्फ हैज़ बीन, हैव बीन लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो हमारा ये वर्ब है, इसको करने वाला कौन, ही, और फिर इसको कर क्या रहा है, हिज वर्क, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हिज वर्क, क्या हो जाएगा यहाँ से, हिज वर्क। हिज वर्क हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। फिर क्या लगाएंगे हम, एक वचन लगाएंगे हम, हैज़
हिज वर्क हैज़, फिर क्या हमको ऐड करना है, इसमें ऐड करना है बीन, हिज वर्क हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। ही को चेंज करेंगे तो किसमें लिखेंगे बाई, किसमें लिखेंगे बाई हिम। तो आप इसको देख सकते हैं, हमारा जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो था ही हैज़ डन हिज वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट था, एक कदम नीचे आ गए, हैज़ बीन हैव बीन मिला हमको, हिज वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम। इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दो एग्जाम्पल और किसके, जो हमारा कंटिन्यूअस है, ये जो हमारा दूसरा लाइन है इसका। ठीक है, अभी और भी एग्जाम्पल करवाएंगे। अभी जो सिर्फ आपको यहाँ पे लाइन लिखी थी, ये पहला वाला 3 इंडेफिनिट 3 परफेक्ट, एक कदम नीचे आकर के इसको समझा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का आएगा तो उसका भी एक कदम नीचे आकर के विल बी शैल बी ऐड करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो विल हैव बीन शैल हैव बीन ऐड करेंगे। ये वाला आ गया, हैड वाला आ गया तो नीचे आकर हैड बीन ऐड करेंगे। डिड आ गया तो वॉज वर ऐड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सब होगा, इम्प्लीमेंट पर होगा। नेक्स्ट हमारा जो कंटिन्यूअस का ये दूसरा लाइन है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारा एक सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का, जो हमारा क्या है पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। अब देखिए बताए थे दो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस का उसी में रहेगा, उसी में बनेगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं उसी का लगेगा, प्लस ऐड क्या करना है हमको, बीइंग ऐड करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट लिखना। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इंग्लिश, बोल क्या रहा है इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश, फिर इसके बाद वॉज उसी में रहेगा, वॉज के बाद फिर हमको क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, BEING बीइंग, इंग्लिश वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्पोकन, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाई हिम, ही को चेंज करेंगे सर किस में जाएगा हिम में जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाई हिम। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कंटिन्यूस का भी आएगा तो उसी में रहेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर जो भी होगा, बीइंग ऐड करेंगे, वर्ब की थर्ड पर लगाएंगे, बाई सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये इतना हमारा कंसेप्ट था। जो भी टेंस है 8 टेंस का बनता है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इस पर एग्जाम्पल बहुत से करेंगे। पहले इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। अगर ये आप अच्छे से देख लेते हैं तो जितने भी टेंस के अगर आएंगे उसको हम आसानी से बना लेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो यहाँ की जो लाइन थी उसको हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, आपको और भी एग्जाम्पल लेकर समझाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए वही जो लाइन यहाँ पे था। उम्मीद है आप नहीं अगर देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे आकर करके देखेंगे, यहाँ पे सही से लिखे थे, अच्छे से लिखे थे, साफ साफ लिखे थे, वही चीज़ वहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब इसको हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है, जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसी प्रकार से पैसिव वॉइस का होगा, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। तो अभी हम एग्जाम्पल बनाए भी हैं और बनाते हैं दो ठो। पहला अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। ठीक है, ये हमारा एक यहाँ पे सेंटेंस हो गया। ठीक है, ही डिड हिज वर्क, ये हमारा क्या हो गया सेंटेंस हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा डिड है क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस में आती है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे यहाँ पे डिड आया है, नॉट तो आया नहीं, तो ये जो डिड हमारा हेल्पिंग और नहीं, ये क्या हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है मेन वर्ब है। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं आप सुने होंगे, जिसमें बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म होता है, वो क्या काम करती हैं, वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बनने का दोनों काम करती है। ठीक है, मेन वर्ब बनती है और हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो यहाँ पे जो हमारा डिड है ये डू फॉर्म का है, ये मेन वर्ब यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि किसी कोई है ही नहीं जिसकी ये सहायता करेगा, ये क्या है खुद ही मेन वर्ब है। तो ये किस में आया है, पास्ट इंडेफिनिट में आया है, सिंपल सेंटेंस है हमारा। तो जिस प्रकार का हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसी प्रकार का पैसिव वॉइस का भी हमारा वाक्य होना चाहिए, ये हमको बोला है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हिज वर्क हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज वर्क, सॉरी सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हिज वर्क है, वो क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। नीचे आएंगे, उसके एक कदम नीचे आएंगे तो वॉज वर्ब मिलेगा हमको, तो एक वचन के साथ लगाएंगे वॉज, हिज वर्क वॉज। वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, डन क्या हमारा थर्ड फॉर्म। ही को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे बाई हिम लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है सभी, ही का क्या होता है बाई हिम, सी का क्या होता है बाई हर होता है। इतना आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन जो है, क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। जो प्रोनाउन होते हैं हमारे, सी को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या मिलेगा हर मिलेगा, ही को चेंज करेंगे तो हिम मिलेगा, आई को चेंज करेंगे मी मिलेगा, दे को चेंज करेंगे देम मिलेगा, वी को चेंज करेंगे अस। ठीक है, इस प्रकार से बस लगाना क्या हमको बाई लगाना है। और उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर मैं इसी का बनाऊँ एक नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, क्या हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ये हमारा एक सेंटेंस यहाँ पे। अब इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो कैसे बनाएंगे हम,
तो अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हेल्पिंग, डिड नॉट, फिर से नीचे आएंगे तो वॉज वर्ड लगाएंगे, तो फिर से हिज वर्क, फिर उसके बाद कराएंगे हम हेल्पिंग वर्क, सॉरी नीचे आएंगे तो क्या लगाएंगे वॉज वर्क, तो आएगा हमारा वॉज, फिर आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो पैसिव भी क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। हिज वर्क वॉज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद आप अगर वो दो लाइन अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये पता नहीं, मेन में इंपॉर्टेंट जो भी मेन बातें हैं उसको सिर्फ याद। पहला लाइन ये कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरी बात ये कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये दो लाइन यहाँ पे, ठीक है, अगर ये इतनी बात अगर आपको पता है, और ये भी जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस का वाक्य उसी प्रकार का पैसिव वॉइस होना चाहिए, तीन बिंदु ये और दो लाइन वो, अगर ये इतना पता होगा तो ये जो 8 10 से पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस का भी जो सेंटेंस होगा हमारा वो भी क्या हुआ है हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे इसको हेल्पिंग। उसके पहले देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि दो वर्ब है, एक वॉज एक वर्ब, दो वर्ब है, तो पहले इसको हम कुछ इंग्लिश क्या है एक वचन है तो हम लगाएंगे यहाँ पे वॉज, फिर क्या ऐड करेंगे हम इंग्लिश। ठीक है, वॉज इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो वॉज इंग्लिश नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की लगाएंगे कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाई। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। एक हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं, एक हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें दो आएगा अगर आप देखेंगे तो, एक तो ये बता दिए, एक हमारा ये वाला है, तो इसमें भी एक हमारा होता है हु से स्टार्ट होता है, होम से होता है, तो वो उसको हम आगे देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद उसको देखते हैं। जैसे अगर हु हुम को छोड़ करके अगर बाकी कुछ भी आएगा डब्ल्यू एच वाला तो वो एस्टिज उतर जाएगा, जैसे वाई, फिर ठीक है वाई विल यू नॉट टीच मी, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेंटेंस। इसको बनाना है क्या, पैसिव बनाना है, तो इसको बनाते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से आया था तो क्या था हमारा हेल्पिंग वर्ब था, अब क्वेश्चन वर्ड से आया तो इसको ऐसे उतारेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड कर दूँ डब्ल्यू एच वाले को, देखिए मिटाई दे रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे कुछ है नहीं, फिर क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर से हमारा ये क्या हो गया, वही हो गया यस या नो वाला क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे एज टीज। ठीक है, हम इसको बनाएंगे एस टी, जैसे यहाँ बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट होगा तो फिर वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसको यहाँ पे सिर्फ उतारना है हमको, क्या था हमारा वाई था। ठीक है, यहाँ पे वाई है, इसको हम समझाने के लिए मिटा दिए थे, यहाँ पे वाई था। ठीक है, वाई विल, अब जैसे ही वाई हमारा यहाँ पे उतर गया, अब फिर सेम टू सेम ऊपर वाई करके हम आसानी से बनाएंगे। विल आएगा नीचे क्या विल भी हो जाएगा, इसके पहले लगाएंगे यहाँ पे विल। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा मी है, तो इधर आकर क्या जाएगा आई जाएगा, तो मी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेल लगाएंगे, वाई सेल आई। ठीक, नॉट है तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, वाई फिर सब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, वर्ब की लगानी है हमको थर्ड फॉर्म। टीच का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है टॉट। मी को सॉरी यू को चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा बाई यू आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से। फिर से एक बार देखिए क्या बताया है, डब्ल्यू एच वाला हमारा यहाँ पे एच टी उतर गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच यानी वाई फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट फिर उसके बाद वर्ब फिर उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये डब्ल्यू एच वाला है, इसको ऐसे करते हैं, इसके बाद हु वाला आएगा उसको हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद पहले आप ये इसको देख सकते हैं, सेंटेंस पे ना जाइएगा, सेंटेंस वही बार बार ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए ले रहे हैं आपको, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे वेन आ गया तो वेन भी हम एस टी यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, वेन भी हम यहाँ पे एस टी उतार देंगे, वेन हो गया। अब फिर क्या करना है, इंग्लिश सब्जेक्ट बनने वाला है तो हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद लगाएंगे हम विल का यूज़ करेंगे, तो वेन विल इंग्लिश, इसमें नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, होगा तभी लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक, वेन विल इंग्लिश स्पोकन हो जाएगा, फिर उसके बाद यू को चेंज करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हम पॉइंट लिखवाए थे और जो दो लाइन उधर था सबको हम अच्छे समझा दिए हैं कि 3 इंडिफिनिट प्लस 3 परफेक्ट का एक कदम नीचे आना है। आपको ये सब अगर हेल्पिंग वर्ब पूरा अच्छे से याद है तो 8 10 आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं हु से जो आते हैं क्वेश्चन हमारे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हमको दिक्कत करता है, उसको हम समझते हैं कि वो कैसे बनेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में। हु वाले जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे आ गया पहला सेंटेंस हमारा है
बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप देखे होंगे हु रोट द रामायण, ठीक है, रामायण बोलिए फिर रामायणा बोलिए, ये सभी क्या है, संस्कृत से लिए गए वर्ड है, तो इसको हम रामायणा या फिर रामायण बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे महाभारत महाभारता भी बोलते हैं, ठीक, तो ये सब क्या संस्कृत वर्ड है। तो हु रोट द रामायण या फिर रामायण, ठीक, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारा। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे है। अगर मैं यहीं पे क्या करूँ, यहाँ पे हु की जगह पर अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख देता, मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखता राज या फिर रोहन, कुछ भी ऐसे, ठीक है, राज रोट द रामायण, वैसे लिखा नहीं है, ठीक है, हमको पता है कौन लिखा है, वो हम यहाँ पे जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई एक नाम होता रोट द रामायण, हम बहुत ही आसानी से बना पाते, ये कौन सी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, नीचे आएंगे सर वॉज वर्ब मिलेगा हमको, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वॉज या फिर वर्ब लगा सकते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम टू सेम हमको यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, हु क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो आपको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमको यहीं से शुरू करना है, पहले जो हमारा ये हु है इसको हम बनाना है, हमको बनाना है ऑब्जेक्ट बनाते, लगाएंगे हम यहाँ पे बाई होम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई होम, ठीक है। एक दिमाग में अगर क्वेश्चन ये आ रहा हो सर बाई के बाद हम हु का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, बाई के बाद हम हु का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो आपको बता दें कि जो हु होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, हु होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। और अगर आप ये पढ़े होंगे कभी, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। एक हमेशा वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आप सुने होंगे लेट मी स्पीक या फिर टॉक टू मी ना, जैसे कि अगर बोले कि टॉक टू मी, ये क्या हमारा वर्ब है, तभी बोलते हैं टॉक टू मी। ये जो टू है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल आपको बोले तो बहुत ही, अगर आप सुने होंगे फेमस है लिसन टू मी। अगर मैं बोलूँ लिसन टू आई तो आपको ऑकवर्ड लगेगा ना, लिसन टू आई नहीं होता, क्या होता है, लिसन टू मी होता है ना, क्योंकि लिसन टू मी, ये जो टू है ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और इसके बाद क्या आता है हमारा, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसलिए लिसन टू आई ना होकर क्या होता है, लिसन टू मी होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद क्या आते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बाई क्या हमारा एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और वैसे भी ये हु सब्जेक्टिव केस है, तो इसको बनाना है ऑब्जेक्टिव केस में। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा हुम होता है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हु सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही सब्जेक्ट था, बाई हिम हो गया, सी था बाई हर, इसी प्रकार से हु है तो बाई हु, या फिर बाई प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसके बाद कराएंगे बाई हुम के बाद कराएंगे वॉज या वर, नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे क्या लगेगा, वॉज और वर। सब्जेक्ट हमारा बनने वाला क्या है, द रामायण, ये क्या हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज, क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो बाई हुम वॉज द रामायण, ठीक, द रामायण। उसके बाद वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, ठीक। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब और एग्जांपल देखते हैं इसके अच्छे से, फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देखिए यदि आपका हु से सेंटेंस बनाने में अभी भी अगर डाउट है, तो यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखे हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला हमारा सेंटेंस है हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हमको बनाना है। अगर यहाँ पे कोई नाम होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे सर वर्ब की क्या है, वर्ब में क्या है, यस या यस आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, एक कदम नीचे आएंगे तुरंत इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, इसका बनाना है ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, बाई हुम करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई हुम, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद फिर क्या हमको लगाना, क्या है, हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा अब इसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है। यू क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आता है, आर आता है। तो बाई हुम आर यू, बाई हुम आर यू। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, TAUGHT, ठीक है। बाई हुम आर यू टॉट। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु स्पोक हिंदी, फिर से क्या आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो हम आएंगे पास्ट इंडेफिनिट, क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नीचे आएंगे वॉज वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो बनने वाला है, क्या बनने वाला है, हिंदी। तो पहले हम चेंज करेंगे हु को, तो लिखेंगे बाई हुम, फिर उसके बाद हिंदी एक वचन है तो लगाएंगे हम यहाँ पे वॉज, फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाई हुम वॉज हिंदी स्पोकन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हु हैज रिटन दिस लेटर, हु हैज रिटन दिस लेटर।
ये जो हैज़, हैव, हैड आती है, विल हैव, शैल हैव, ये परफेक्ट में आती है, नीचे आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, नीचे आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मिलेगा, जिसमें हम हैज़, हैव के साथ बीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बीन। तो पहले हु को अगर हम चेंज करेंगे तो हु को हम किस में चेंज करेंगे? बाई हुम में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई हुम। क्या लिखेंगे? बाई हुम। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हैज़ के साथ हम ऐड कर देंगे हैज़ बीन। बाई हुम हैज़, सॉरी, बाई हुम हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? दिस लेटर ना, एक साथ नहीं जोड़ना है ना, हैज़ बीन, हैव बीन नहीं। तो बाई हुम हैज़ दिस लेटर, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट होता तो बाई हुम हैज़ दिस लेटर, फिर यहाँ पे आता नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आखिरी है, हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। ये हमारा पास्ट परफेक्ट आ गया, नीचे आएंगे हैड बीन ऐड कर देंगे, तो ये भी आसानी से बन जाएगा हमारा। हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? पहले हु को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हुम। ठीक है, बाई हुम। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? बाई हुम के बाद क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे हैड, बाई हुम हैड। उसके बाद फिर हमारा जो दिस चेयर है सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस चेयर, फिर ऐड करेंगे बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ब्रोकन। तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी कुछ लोगों को डाउट अगर ये आया होगा, मैं समझा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है ये। क्या है? यहाँ पे दिस, यहाँ भी आया है दिस। ठीक है, तो दिस का क्या होता है? दैट हो जाता है ना, दिस का क्या होता है? दैट होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है? तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो दिस होता है ना, ये क्या होता है? प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, और प्रोनाउन भी होता है, और क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है। तो जब ये अगर जो हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कौन बनते हैं? या तो नाउन बनते हैं या फिर क्या बनते हैं? प्रोनाउन बनते हैं। तो इन्हीं को हम इधर से, इसी को नाउन या प्रोनाउन को ही इधर से इधर ले जाकर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर इधर से इधर ले जाकर क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट से लाकर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट से ला करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसको? नाउन या फिर प्रोनाउन को। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। कैसे पता चला हमको? क्योंकि इसके बाद क्या है? एक नाउन है, लेटर क्या है? नाउन है, और किसी नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। यहाँ लिखेंगे चेयर क्या है? नाउन है, इसके पहले दिस आया है। डेमोन्स्ट्रेट करने वाला एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव जिसको बोलते हैं, दर्शाने वाला। कौन सा लेटर? ये वाला लेटर। कौन सा चेयर? ये चेयर। ये चेयर किसने तोड़ी? ये लेटर किसने लिखी? ठीक है, तो ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी क्या है? एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए दिस का दिस रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, यहाँ भी दिस और यहाँ भी क्या है? दिस। दिस का दिस है, चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये अकेला होता है, हु हैज़ रिटन दिस, अगर लेटर नहीं होता तो दिस को हम चेंज करते हैं दैट में। ठीक है, यहाँ भी होता है हु हैड ब्रोकन दिस, तो उसको हम चेंज करते हैं दैट में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो उम्मीद है अभी जितना भी आपको बताए हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल या फिर ऐसा कहूँ कि मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इनका पैसिव वॉइस हमको बनाकर दिखाइए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिर्फ आप एग्जाम के लिए मत पढ़िए। मान लीजिए बाई चांस अगर आपसे कोई पूछ लिया, अंग्रेजी पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव जानते हैं, अगर कोई मान लेते हैं ऐसा सेंटेंस दे दिया आपको कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसका पैसिव वॉइस बना करके दिखाइए। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस? तो टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए मैं बता दे रहा हूँ कि इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? थोड़ा सा उसको ध्यान से समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि जब पहले आप ये समझिए कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, टेंस का, या फिर मैं कहूँ किस वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। वर्ब का जो है पैसिव वॉइस बनता है, तो किस वर्ब का बनता है? जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर यूँ कहे कि ये जो वर्ब होती है अपनी क्रिया क्या करती है? आगे ट्रांसफर करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, आई स्लैप्ड हिम। ठीक है, मैंने उसे थप्पड़ मारा। अब ये जो स्लैप्ड है ये किसी पर किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब है। इस वर्ब का, यानी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें आई एम गोइंग टू, जैसे अगर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो उस सेंटेंस में अगर वॉट या फिर हुम का अगर रिप्लाई आता है, तो उससे हम क्या मिलता है हमको? ऑब्जेक्ट में। जैसे कि आई एम गोइंग, यहाँ पे वॉट आ रहा है, आई एम गोइंग वॉट, या फिर आई एम गोइंग हुम नहीं,
आई एम गोइंग वेयर, मैं कहाँ गया ना, तो दिल्ली गया। तो यहाँ पे वेयर का आंसर आ रहा है, ना तो व्हाट का ना तो होम का आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, पैसिव वॉइस उसी वर्ब का बनता है जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी टेंस आया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा इस वर्ब का, तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, उस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल एक और अगर हम आपको दे दें, ये समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम ये जान लिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस वर्ब का बनता है, जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, और कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, जो अपनी क्रिया आगे ट्रांसफर करती है। ठीक है, और एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ फिर लिखूँ, अभी किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ें। मान लीजिए अगर कोई ऐसे अगर आपको दे भी दिया तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं ही इज़ अ डॉक्टर, एक हमारा क्या यहाँ पे सेंटेंस है, ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक, तो बताइए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा इसको देख लेते हैं। आप यदि आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जल्दी से। ये जो हमारी बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होती है, बी फॉर्म जो होती है जिसमें क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सभी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं और मेन वर्ब बनने का भी काम करती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, मेन वर्ब। और जब ये मेन वर्ब बनती है तो ये लिंकिंग वर्ब भी बनती है। इनका हाई फाई एक नाम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, जब ये मेन वर्ब बनती है तब। तो पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा इज है बी फॉर्म का है ही, ये तुमको पता है कि इज क्या है, बी फॉर्म का है, इज एम आर आता है इसमें, वॉज वर्ब भी आता है, बी बीन आता है, तो ये हमारा क्या है, बी फॉर्म का है। ये देख लेते हैं ये क्या हेल्पिंग वर्ब बना है या फिर मेन वर्ब बना है। तो हेल्पिंग वर्ब ये कब बनता है, जैसे हेल्प करने के लिए कब आएगा, यानी किसी की सहायता करने की, तभी इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज प्लेइंग, इज स्पीकिंग, इज राइटिंग, इस प्रकार से। लेकिन क्या यहाँ पे इसके अलावा और कोई वर्ब है, तो इसके अलावा और कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट आता है ना तो ये हमेशा वर्ब के साथ आता है, और जब कभी भी वर्ब आता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ आता है। ये दोनों हमेशा साथ होते हैं, बिना इनके क्या है सेंटेंस नहीं हो सकता है। अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आएगी, वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा आया है, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है। यही क्या हमारा मेन वर्ब है। और जैसे ये मेन वर्ब बना तब बताया हूँ कि जब मेन वर्ब बनते हैं तो इनका हाई फाई नाम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं, फिर सब्जेक्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, लिंक करते हैं, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे अगर मैं यहाँ से पूछूं कि ही कौन है, तो ही क्या है, हमारा डॉक्टर। जैसे यहाँ पे अगर हम इससे बेटर क्या है, नाम लिख लेते हैं कोई, ज़्यादा हमको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाम लिख लूँ डॉक्टर। अब अगर पूछे राम कौन है, राम ही कौन है, डॉक्टर है। अगर डॉक्टर कौन है, राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। और जब कभी भी ये लिंकिंग वर्ब होता है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। राम कौन, डॉक्टर, डॉक्टर कौन, राम। तो जब कभी भी ये मेन वर्ब बनते हैं तो लिंकिंग वर्ब बनते हैं, और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंप्लीमेंट करते हैं, लिंक करते हैं। तो इन सभी का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आप कैसे बनाएंगे, आप इसका पैसिव वॉइस पर बनाएंगे, अ डॉक्टर इज, फिर उसके बाद क्या, बाई राम, नहीं, क्योंकि ये क्या हमारा, जब इसकी इस वर्ब के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। अभी बताए हैं कि ऐसे वर्ब का बनेगा जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसको मत बोलिएगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। एक एग्जाम्पल और मान लेते हैं, हम यहाँ पे ऐसा लिख दें कि ही बिकेम,
ही बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है, ही बिकेम अ डॉक्टर, या फिर राइटर लिख लेते हैं, बार बार डॉक्टर आ रहा है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग आया था तो वो क्या था, बी फॉर्म का था, हेल्पिंग वर्ब बना, मेन वर्ब बना, मेन वर्ब बनती है, लिंकिंग वर्ब बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं बता दूं इसका भी क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अभी आप कहेंगे अब कैसे, ये क्या है, बिकेम क्या है, ये वर्ब भी क्या होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। यानी कि डॉक्टर कौन बनेगा, ही बनेगा। एक बार बार मैं ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर नाम लिखते तो ज़्यादा बेटर समझ आता ना। मोहन, डॉक्टर कौन बनेगा, मोहन बनेगा। मोहन क्या बनेगा, यानी मोहन क्या बनेगा, राइटर। राइटर कौन, मोहन। यानी ये क्या है, लिंक कर रहा है, ये जो वर्ब है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको समझाने, ऐसे वर्ब को समझाने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल और लिख दूं, आप बोलेंगे बार बार एक एक करते करते, एक एग्जांपल आखिरी हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, इसको समझाने के लिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसे लिख दें कि मोहन मैरिड अ राइटर, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी, यहाँ पे लिख देते हैं सी मैरिड अ राइटर। यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस हो गया। अभी ये वर्ब था बिकेम, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बना क्योंकि इस वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए ये क्या, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पे सी मैरिड अ राइटर, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये भी क्या हमारा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती है क्योंकि किसी, कोई एक व्यक्ति खुद से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे दो लोग जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या है, अलग है, सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है। राइटर ही सी नहीं हो सकता और सी क्या है, राइटर नहीं, जैसे यहाँ पे कोई, तो सी क्या है, राइटर नहीं हो सकता और राइटर क्या है, सी नहीं हो सकता। यहाँ पे अलग अलग दो लोग हैं, इसलिए इसका पैसेज बनेगा अ राइटर, फिर उसके बाद नीचे आएंगे वॉज मैरिड बाई हर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर देगा, मैं बता दूं तो पैसिव वॉइस हमेशा उसी वर्ब का बनता है जिसके पास उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं जो, उनका पैसिव वॉइस बनता है। और लिंकिंग वर्ब यानी कि बी फॉर्म, जब इज एम आर वॉज और बी बीन बीइंग आएंगे, जब वो मेन वर्ब बनते हैं तो उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कोई कभी अगर ऐसा सेंटेंस दिया तो उसको आप बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। हु से जो भी सेंटेंस है उसको भी बता दिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसको देख लेते हैं कि उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारे आज्ञार्थक वाक्य होते हैं उसके जब आते हैं सेंटेंस, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले से यहाँ बता दें, पहला हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है जैसे जब कभी भी इनसे जो सेंटेंस आते हैं पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें एडवाइस यूज़ करते हैं ना, एडवाइस यूज़ करते हैं, ऑर्डर यूज़ करते हैं और रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंस होते हैं इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस प्रकार से सब कुछ होता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर पहला हमारा क्या होता है, डू से स्टार्ट होता है, ठीक है, डू से मैं बोल रहा हूँ सॉरी, वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, किससे स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, डू नॉट से स्टार्ट होता है, डू नॉट से। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा हमारा प्लीज़ या फिर काइंडली से स्टार्ट होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। ये सभी होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस वाले होते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से कि इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक। देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, ठीक। तो इसको समझ लेते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। पहले तो समझते हैं जब कभी भी वर्ब से स्टार्ट होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आती है तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाते हैं लेट से। लेट प्लस क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, प्लस बाकी तो कुछ है नहीं, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट दिया नहीं रहता है, तो ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस प्रकार बनता है, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की क्या आती है, हमारी थर्ड फॉर्म आती है। अगर डू नॉट से आता है तो इसको बनाते हैं किससे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। सॉरी इसमें कुछ छूट गया है, लेट ऑब्जेक्ट फिर क्या लगता है, बी लगता है, प्लस क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ठीक। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट नॉट फिर क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, प्लस वर्ब की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। ये हमारे होते हैं इस प्रकार से। अगर प्लीज़ काइंडली से आता है ना तो इसमें क्या करते हैं, प्लीज़ और काइंडली को हटा करके लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखते हैं, यू आर
यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो भी होगा उसको हम उसी प्रकार से एज इट इज उतार देते हैं, लेकिन हम प्लीज़ काइंडली को हटा करके, ठीक है, प्लीज़ काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल से हम अच्छे समझ लेंगे। पहले हम देख लेते हैं वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब से आती है उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस हो गया ओपन द डोर। क्या हो गया? ओपन द डोर। एक हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो गया ओपन द डोर। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो ओपन है वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे इसी प्रकार से, लेट से बनाएंगे। तो हम यहाँ शुरू करेंगे तो लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, तो लेट द डोर। फिर क्या ऐड करना है? बी ऐड करना है, लेट द डोर बी। वर्ब की क्या आएगी? हमारी थर्ड फॉर्म है, लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक, ये बहुत आसानी से बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देख ले, हो गया। अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम? फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है तो हम शुरू करेंगे लेट से। लेट द विंडो, क्या आएगा? लेट द विंडो, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है शट। ठीक है, लेट द विंडो बी शट। तो आप इस प्रकार से इसी फार्मूले पर आसान तरीके से बना सकते हैं। ये था हमारा एक ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट है, जिसके पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम कैसे बनाते हैं? उसको भी बनाते हैं। अभी एक बात अगर आप सभी को याद होगा पूरा, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो शुरू में मैं बताया था, शुरू में क्या इसके पहले में बताया था कि उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, उसी वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसके पास क्या होता है? अपना ऑब्जेक्ट होता है। और अभी मैं बताने वाला ये हूँ कि जिस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अभी आप कहेंगे फिर उल्टा सीधा हो रहा है, तो ये क्या है हमारा? ये इंपरेटिव सेंटेंस में सिर्फ होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये इंपरेटिव सेंटेंस में होता है ऐसा कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है उसका भी हम बना लेते हैं। जैसे अगर मानते हैं आप देते कि वर्क हार्ड, क्या देते हैं? वर्क हार्ड। इस वर्ब के बाद इस वर्ब का कोई भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है। ये क्या है? हार्ड क्या है? जैसे कि वर्क यानी कार्य करो, हाउ कैसे, हार्ड यानी कठिन तरीके यानी परिश्रमी करो अच्छे से। ये क्या है? एडवर्ब है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनका भी क्या है? पैसिव वॉइस बनता है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? ऐसे सेंटेंस, ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम सिंपल सा बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। इस प्रकार से हम बनाते हैं जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। बाकी जो मैं एक एग्जांपल दिया था, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसका जो है हमारा पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस वर्ब के बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से होता है जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया कि गो, मानते हैं हमारा सेंटेंस ऐसे हो गया गो, इसका पैसेज बनाओ तो क्या बनाएंगे? यू आर ऑर्डर टू गो। ठीक है, कम तो यू आर ऑर्डर टू कम। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस अगर नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ लिया कि कम का पैसिव वॉइस क्या होगा तो हम बता सकते हैं यू आर ऑर्डर टू कम। गो का क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू गो। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये पहला वाला था, आप इसको याद रखिएगा, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा क्या है? डू नॉट से स्टार्ट है, तो इसको देख लेते हैं। तो एक डू नॉट से एग्जांपल देख लेते हैं। मानते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि डू नॉट पीपल। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो। यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे हम? इसको भी बनाएंगे उसी प्रकार से। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा वर्ब है एब्यूज, ऑब्जेक्ट है हमारा ये पूरा सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो शुरू करेंगे हम लेट से, लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द पुअर पीपल। ठीक है, फिर उसको क्या ऐड करेंगे हम? लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हमारा नॉट आएगा, क्योंकि इसमें नॉट दिया है। फिर लगाएंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्यूज्ड हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, डू नॉट एब्यूज द पुअर पीपल, यानी क्या है? ये ऑर्डर कर रहा है या फिर एडवाइस कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू एब्यूज द पुअर पीपल, या फिर नॉट वाला है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू एब्यूज द पुअर पीपल। इस प्रकार से बना सकते हैं।
लेकिन आप ऐसे ही बना सकते, कोई दिक्कत है नहीं। लेट द पुअर पीपल नॉट बी अब्यूज्ड। या फिर इसी प्रकार से और एग्जांपल अगर देख ले तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो फिर से क्या बनाएंगे हम, फिर से बनाएंगे लेट, फिर उसके बाद योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट योर टाइम, फिर उसके बाद नॉट बी, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इसी प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे डू नॉट स्मोक द सिगरेट, या फिर डोंट अब्यूज़ मी। ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर डू नॉट से आएगा तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट टेल अ लाई, इस प्रकार सेंटेंस आएगा, उसको भी आप बना सकते हैं, डू नॉट से आएगा तो। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लीज़ और काइंडली वाला सेंटेंस। तो ये सबसे आसान है। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस आ गया हमारा कि प्लीज़ हेल्प मी। मान लेते हैं हमारा ये सेंटेंस आ गया, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी। तो अब यहाँ से आपको इसको हटाना है और क्या करना, लिखना है क्या है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसी प्रकार से अगर आ जाए कि काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन। मान लेते हैं आ गया कि काइंडली दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको हटाइए, क्या लिखेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। इस प्रकार से हम इसको सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है पर इसको देख लीजिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये जो लिखे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो हम यहाँ पे उसको उतार देंगे सॉल्व दिस क्वेश्चन सेंटेंस में, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो आज एक ही वीडियो में पूरा एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होते हैं सेंटेंस, उसको बताने का प्रयास किए। उम्मीद है आपको यह पूरा समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वन शॉर्ट वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपने यह देखा होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, टाइम नहीं बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।